अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का अमरात चैनल में। आज हम दो चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मिस्टीरियस एक वेपन या एक ड्रोन हमें देखने को मिला है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से रिलीज़ की गई वीडियो में, जो कि काफ़ी हद तक अपने डिज़ाइन में मिस्टीरियस भी है। उसके साथ साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन की तरफ हमें हिंट भी मिलता है। दूसरा, आज 12 मार्च को सुबह के वक्त 7:15 बजे के करीब अलमसीफ के एरिया में इजरायली एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। ये इस हफ्ते में दूसरी बहुत बड़ी स्ट्राइक है। इससे पहले 7 मार्च को इजरायली एयरफोर्स ने अलेप्पो इंटरनेशनल एयरबेस पर स्ट्राइक्स की थी। उनमें ईरानियन वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज़ को कम्प्लीटली तबाह कर दिया था इसराइल ने। उसके साथ साथ जो पूरे का पूरा एयरपोर्ट था वो नाकाबिले इस्तेमाल हो गया था, वो पूरी तरह क्रिपल कर दिया था। और इसी हफ्ते यानी कि अब दूसरा हफ्ता जैसे ही शुरू हुआ है तो अलमसीफ, अलमोइदून, इस तरह के 3-4 एरियाज़ हैं, ये बेसिकली उनके लोकल नाम है। तो वहाँ स्ट्राइक्स की गई हैं और सीरियन मीडिया यहाँ होने वाली बमबारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ को रिपोर्ट भी कर रहा है। दूसरा, इस चीज़ पर भी हम गौर करेंगे कि सीरिया के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स की अच्छी खासी उनके पास तादाद मौजूद है। कोई उनके ऐसा नहीं है कि उनके पास एयर डिफेंस नहीं है, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़े मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी ये नाकाम होते हैं। ये कभी भी इजरायली फाइटर जेट्स को शूट डाउन नहीं कर पाए। इवन शूट डाउन करना तो दूर की बात, ये कभी डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। तो इस पर बात करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और उसके साथ बताता चलूँ कि हमारे सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और पिन कमेंट में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कुछ दिन पहले रिलीज की गई वीडियो को अगर गौर से देखा जाए तो इस वीडियो के 2-3 स्क्रीनशॉट्स बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं पाकिस्तानी और इंडियन डिफेंस कम्युनिटी में। इसमें हम एक मिस्टीरियस किस्म के इस ड्रोन को देख सकते हैं और बेसिकली इस ड्रोन के नीचे आपको एक दो चीज़ें भी लगी हुई नज़र आएंगी। और ये ड्रोन उस वक्त दिखाया गया जब वीडियो की टाइमलाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जिक्र किया जा रहा था। मतलब कि ये ड्रोन बेसिकली अगर पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की नेवी भी इसे यूज़ कर सकती है। सो आने वाले वक्त में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड या सोनोबॉयज डेप्थ चार्जर्स को यूज़ करने के लिए, इस तरह के कामों के लिए इस ड्रोन को यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ हमें कैटापल्ट एक सिस्टम देखने को मिलता है, तो उससे ये चीज़ कन्फर्म होती है कि ये ड्रोन कैटापल्ट लॉन्च होगा। इससे पहले हम कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम वाले ड्रोन्स को यूज़ करते हैं जो पाकिस्तान की गिड्स बनाती है। उकाब नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन है, ये सर्वेलेंस ड्रोन है और ये कैटापल्ट प्रोसेस के थ्रू लॉन्च होता है। और इसका साइज़ पिछले मौजूद उकाब ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से ओब्वियसली इसका आरसीएस भी छोटा होगा, लेकिन एक छोटे डिस्टेंस पर बहुत अच्छी सर्वेलेंस ये प्रोवाइड कर सकता है। हमारी नेवी सी स्कैन ईगल ड्रोन्स को यूज़ करती है जो हमारी नेवी ने यूएस से लिए थे। उसके अलावा ये जो नेक्स्ट जनरेशन का ड्रोन पाकिस्तान एयरफोर्स की इस वीडियो में दिखाया गया है, यहाँ देखा जाए तो विंग्स के नीचे 2 हार्ड पॉइंट्स नज़र आएंगे और यहाँ ओब्वियसली एक लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट्स को कैरी किया जा सकता होगा। आपको टर्बोफैन इंजन इसके पीछे नज़र आएगा। उसके अलावा इसकी बॉडी के साथ आपको ब्लैक कलर का पोर्ट टाइप चीज़ नज़र आएगी। कुछ लोगों के मुताबिक ये रॉकेट पोर्ट हो सकता है जो कि इसे लिमिटेड अटैक करने की सलाहियत प्रोवाइड करेगा, जब लेकिन कुछ लोगों के नज़दीक ये सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रिकॉनिसेंस और सर्वेलेंस के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन पोर्ट हो सकता है जो पाकिस्तान एयरफोर्स इस पर माउंट करेगी। यहाँ और भी चीज़ है कि इसे नेस्कॉम बना रहा है या इसे गिड्स बना रही है या इसे पीएससी कामरा में बनाया जा रहा है, इसके बारे में अभी तक कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई। बट बहरहाल जो अभी तक चीज़ें हमारे सामने हैं कि ये कैटापल्ट लॉन्च ड्रोन होगा और इसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या सिग्नल इंटेलिजेंस या रिकॉनिसेंस वगैरह की चीज़ों से होगा। ज़्यादा इसका मेन सब्जेक्ट मैटर वही होगा और ये अभी तक अपने डिज़ाइन फेजेस में है। उसके बाद दूसरी बात कर लें तो अलमसीफ के एरिया में 12 मार्च को 7:15 के करीब इजरायली फाइटर जेट्स ने बॉम्बिंग की और इस बॉम्बिंग के सना जो स्टेट ओन मीडिया है सीरिया का, उसके मुताबिक एटलीस्ट 3 के करीब सीरियन सोल्जर ज़ख्मी हैं, जबकि ये स्टेट ओन मीडिया का दावा है इससे ज़्यादा ही कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं वहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा मैसिव ब्लास्ट यहाँ देखने को मिल रहे हैं। देखा जाए तो 7 मार्च को भी अलेप्पो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था इजरायली फाइटर जेट्स ने और वहाँ ईरानियन रॉकेट्स की एक वेपन स्टोरेज फैसिलिटी मौजूद थी जो कि उसके साथ डिस्ट्रॉय हो गई थी। और उसकी सैटेलाइट इमेजेस को भी आप यहाँ देख सकते हैं कि उस एयर स्ट्राइक से पहले वहाँ फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन उस एयर स्ट्राइक के बाद वही सेम एरिया बिल्कुल तबाह हो चुका है। वहाँ आपको रबल नज़र आएगा उस इमारत का। यहाँ एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन दूर करता चलो लोगों की, कि लोगों के नज़दीक ये चीज़ है कि S-400 रशियन लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है सीरिया में। तो मैं बताता चलूँ यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से इनकी 2 या 3 बैटरीज यहाँ मौजूद थी सीरिया में, लेकिन रशिया अब उन बैटरीज को वापस अपने मुल्क में ले गया है। सो इस वक्त जो इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है
उनमें S-75 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके अलावा S-200, S-125 ये पुराने सोवियत इरा के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी है लेकिन आज के दौर में भी कारआमद है। उसके अलावा S-300 जैसा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मौजूद है और S-300 को S-400 के आने के बाद बहुत अंडरमाइन किया जाता है, लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर में S-300 की जो कारकर्दगी है वो S-400 से कई गुना बेहतर हमें देखने को मिली है। हमें ये देखने को मिला है कि S-400 बेशक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन S-300 एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है। बेशक S-300 की रेंज 100-150 किलोमीटर कम ही क्यों ना है, लेकिन वो एक रिलायबल और एक एक्यूरेट प्लेटफॉर्म है। यहाँ फिर से वही एक दुख भरी बात आती है कि सीरिया के 4 से 5 हिस्से हैं। इसका पूरे का पूरा नॉर्दर्न हिस्सा कुर्दों के पास है, कुर्द मिलिशिया है। दरमियान का जो हिस्सा है सेंट्रल सीरिया और उसके अलावा साउदर्न एरियाज हैं। वहाँ आपको बशार उल असद की हुकूमत देखने को मिलेगी जो कि रशिया की हिमायत याफ्ता है। इसके जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं वह मुख्तलिफ तंजीमों का कब्ज़ा है, जिनमें दाइश भी आ जाती है और उसके अलावा मुख्तलिफ ऐसी तंजीम है जिनमें सीरियन नेशनल आर्मी के नाम से एक तंजीम है जिसे टर्की सपोर्ट करता है, यानी कि वो टर्की की हिमायत याफ्ता है और वो कुर्दों के खिलाफ लड़ती है। मतलब इस मुल्क में एक पूरी खाना जंगी है जो जारी है और एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा है, जबकि एक दूसरे के खिलाफ तो ये लड़ ही रहे हैं, दूसरी तरफ ऊपर से इसराइल भी इन्हें मार रहा है। और इसके स्टेक होल्डर्स कौन है? ओबियसली ईरान, टर्की एंड इसराइल जैसे, एंड इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अमेरिका, रशिया जैसे कंट्रीज भी यहाँ स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं इस पूरे खित्ते में। मिडल ईस्ट के साथ ऐसा हुआ क्यों था? ये बहुत पुरानी बात है। जब तालिबान बनाए गए तो तालिबान के ही रिएक्शन में ईरान ने हज़ारा जात के जहाँ पहाड़ हैं सेंट्रल अफ़गानिस्तान में, वहाँ अल-करीमी की क़यादत में एक नई तंजीम बनाई थी। इसी वजह से तालिबान और हज़ारा बरादरी की आज तक लड़ाइयाँ चलती हैं। वही जब सोवियत यूनियन यहाँ से निकल गया तो यही वो मुजाहिदीन या ये मिलिशिया था जो पूरी दुनिया के ममालिक में फैल गया। इनकी बहुत बड़ी तादाद मिडल ईस्ट, सीरिया, लेबनान जैसे कंट्रीज़ में गई और वहाँ आज हमें जो सिविल वॉर देखने को मिलती है उसमें ये मिलिशिया भी और इनकी आइडियोलॉजीज़ भी बहुत बड़ा किरदार अदा करती हुई नज़र आती हैं। सो सिंपल एट दी एंड बात कही जाए तो यही कहा जा सकता है कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन तो कुछ सानू मरण का शौक भी सी, कि कुछ दुश्मन भी हमारे खिलाफ थे और कुछ खुद भी हमने ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से आज ये हालात देखने को मिल रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।